हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो पीआरके सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, उसमें आज की क्लास में हम मध्यकालीन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और लगभग आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगला है, चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है। तो मुल्ला दाऊद किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोरिक और चंदा से। अगला है, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा खंड है? तो ये खंड है, तीसरा खंड है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, तीसरा भाग है। अगला है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है बाबरनामा। अगला है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तीसरे है बदायूनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो ऑप्शन में है अब्बास खां शेरवानी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और मिनहाज सिराज। तो अब्बास खां शेरवानी जो ये शेरशाह सूरी और अकबर कालीन है। अब्बास खां शेरवानी ने मुगल अकबर के कहने पर तारीख़ शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। अमीर खुसरो की कृति है किरारुस्सादैन, मिफ्ताहुल फतह, ख्वाजनुल फुतूह, आशिका नूह-ए-सिपहर, तुगलकनामा और एजाज-ए-खुसरवा। मिनहाज सिराज की पुस्तक है फारसी में तबकात-ए-नासरी और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज़शाही और फतवा-ए-जहांदारी, ये भी फारसी भाषा में है। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी अबू फजल ने लिखी थी। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? तो ये है बालकांड। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा, ये तो सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, ये भी सही है। हुमायूंनामा हुमायूं, ये गलत हो जाएगा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये गलत है। तुजुक जहांगीरी, जहांगीर की, ये भी सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक हैं अबू फजल। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तानसेन। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो ये है कासगंज। पहले एटा जिला, कहीं कहीं एटा जिला मिलता है, एटा से अलग होकर कासगंज बना था, तो कासगंज हो जाएगा। अगला है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास को। दोस्तों, अगला टॉपिक है मध्यकालीन साहित्य और चित्रकला। इसमें पहला है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आशा अहीर द्वारा। अगला है, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? तो ये यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। अगला है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था शाहजहां द्वारा। अगला है, अकबर द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है, ताजमहल के सुलेखक 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो इसके कैलीग्राफ यानी सुलेखक हैं अमानत खां सिराजी।
अगला है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, किस ऐतिहासिक परिसर में है? ये कुतुब मीनार परिसर में है। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली जो है ये हुमायूं के सहयोगी थे। अगला है बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अगला है पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने बनवाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ ये सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद ये गलत हो जाएगा क्योंकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया के सबसे ऊंची ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक, ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन इसके निर्माण से संबंधित नहीं है। ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसके ऊपर जब बिजली गिर गई थी तो इसका ऊपरी मंजिला जो चौथा मंजिला था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके स्थान पर चौथी मंजिल की जगह पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया, तो यह मीनार 5 मंजिला हो गया। चौथा और 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगला है संगमरमर का पिट्राडूरा यह रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था। ये शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय था। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? आगरा का किले का निर्माण अकबर ने कराया था। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है सिख धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में है। इसमें इस संकलन में शेख फरीद, कबीर, नामदेव, तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया था। अगला है किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो ये गुरु नानक देव के जन्म जयंती पर। अगला है वर्ष। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा की नींव रखी। ये कब हुआ था? तो उन्होंने खालसा की स्थापना की थी 1699 में। अगला है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? ये किया था 1809 में। अगला है 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह। सिख में 10 गुरु हैं। पहले हैं गुरु नानक, दूसरे हैं अंगद, तीसरे हैं अमरदास, चौथे हैं रामदास, 5वें हैं अर्जुन देव, 6वें हैं हरगोविंद सिंह, फिर हर राय, फिर हर किशन, फिर तेग बहादुर और लास्ट हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। अगला है लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो ये गुरु नानक जी ने प्रारंभ किया था। और अगला है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला है किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। अगला है इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 में इब्न बतूता भारत आए, ये सही है। 1506 गुरु नानक का जन्म है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, ये भी सही है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आए, ये भी सही है। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 में हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला है भारत में वीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये डचों द्वारा किया गया था। वीओसी जो ये है डच कंपनी है। अगला है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है।
अगला है वास्को दी गामा का मकबरा, उन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो वास्को दी गामा को कोच्चि केरल में दफनाया गया था। अगला है वर्ष दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा वर्ष है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये हुआ था 1612 में। अगला है वास्को दी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये किया था 1498 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन में है बम्बई, हुबली, चौल और मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। अगला है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? ये कराया था काजू का परिचय पुर्तगालियों ने। अगला है पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो ये किया है 1616 में। अगला है बक्सर के युद्ध के बाद आपको बताना है कौन से नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंपा, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। तो ये थे अवध के नवाब। अगला है वास्को दी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो ये आया था 1498 में। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मराठों का उदय एवं विकास। इसमें अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो इस पर मराठों का नियंत्रण था। अगला है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये थे चित्पावन ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मराठा प्रमुखों तथा उनके क्षेत्रों के संबंध में आपको मिलान करना है। सिंधिया कहाँ के थे? तो ग्वालियर के सिंधिया होंगे, तो इसमें उज्जैन दिया हुआ है तो उज्जैन मान लिया जाएगा। इंदौर के होलकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। अगला है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये था पुणे। अगला है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? ये मराठों की थी। अगला है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो ये शिवाजी के प्रशासन में थे। अगला है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम जी थे। अगला है निम्नलिखित किसके शासन काल में मराठों और मुगलों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मराठा और मुगलों के बीच औरंगजेब के काल में। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध। पहला क्वेश्चन है अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में एक नहीं था? कौन सा गांव इनमें से शामिल नहीं था? तो इसमें बिठूर जो है ये शामिल नहीं होगा, बाकी सीसा मऊ, कुरस्वाम, पटकापुर ये सब शामिल थे। अगला है भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो ये था अवध का विलय। अगला है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये थे मार्तंड वर्मा। अगला है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये था 26 लाख रुपए। अगला है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये था प्लासी का युद्ध। अगला है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो यह मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। अगला है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों को से मदद मांगी थी? तो ये मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने।
अगला है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ये पराजित किया था टीपू सुल्तान को। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध के प्रथम नवाब थे सादत खां। अगला है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में। अगला है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। अगला है प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह जो है ये 1806 में हुआ था, मद्रास में। दोस्तों अब मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत शुरू हो गया है। इससे पहले के जो टॉपिक थे वो भी आधुनिक भारत से ही संबंधित थे। अब इसमें अगला टॉपिक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। पहला इसमें निम्नलिखित में से किस शहर पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर ने हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है, तो इसमें रेलवे सही हो जाएगा। रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। अस्थायी बंद सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अगला है आपको वर्ष बताना है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिसे मर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मर्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये आया था 1909 में। अगला है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त ये भी था, महालवाड़ी रैयतवाड़ी ये सब था, दस्तक ये नहीं था। अगला है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन में बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश। महालवाड़ी प्रणाली जो है यूपी में लागू की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी। अब हमारा अगला टॉपिक है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? ये किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला है गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसने प्रकाशित किया था? ये प्रकाशित किया था जीडी कुमार द्वारा जी थे। अगला है 1881 में केसरी अखबार का स्थापना किसने किया था? तो केसरी अखबार किसका था? ये बाल गंगाधर तिलक का था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसमें सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है निम्नलिखित में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। अगला है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। अगला है किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो इंदु प्रकाश का प्रकाशन जस्टिस राणा डे ने किया था। अगला टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1893 में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो ज्योतिबा राव फूले को जाना जाता है। अगला इसमें मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा या वेदों की ओर वापस जाओ, ये था दयानंद सरस्वती का नारा। अगला है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो अलीगढ़ आंदोलन था सर सैयद अहमद खान का। अगला है आपको मिलान करना है। ब्रह्म समाज है ये
ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ये था ज्योतिबा राव फूले का। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का था 1897। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले 1873। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? तो इसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय थे। अगला आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये था वेलूर मठ। अगला है 1915 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था स्थापना की थी, ये था आत्मीय सभा जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुरू किया गया था रामकृष्ण मिशन। अगला है आपको बताना है कहाँ पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। ये शिकागो में आयोजित किया गया था। अगला 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था? ये 1815 नहीं, ये 1805 नहीं, ये 1815 होगा। इसमें सही हो जाएगा आत्मीय सभा। और 1828 में ब्रह्म समाज था, तो ब्रह्म समाज सही होगा तो 1828 हो जाएगा। और वैसे तो 1815 आत्मीय सभा होना चाहिए। अगला है मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद किया था। ये 1896 नहीं, 1897 होना चाहिए। अगला है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में घोषित किया गया था। तो ये कन्या हत्या को अवैध कर दिया गया था। अगला है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। सो फ्रेंड्स, हमने लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और अब अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब लगभग हर क्लास में 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट हो। और घटना चक्र की बुक आई हुई है, लोअर के लिए स्पेशल बुक है, उसमें हम यूपी स्पेशल और जो जीएस वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे। और क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।